चैप्टर 86 रूही पर इल्जाम। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़ें। अब तक आपने पढ़ा अभय गाड़ी चलाकर आर्यन बिल्ला से निकल गया। उसके पीछे जैक भी गाड़ी चला दी उसके सिक्योरिटी के लिए। अभय की गाड़ी समंदर के किनारे जाकर रुकी। उसके कुछ दूर पर जैक ने गाड़ी रोक दी। गाइड्स को रहने को कहा। अभय पर दूर से ही नजर रखने को कहा। अभय जाकर एक पत्थर पर बैठ गया। उसके हाथ में सिगरेट भी वो वहां चाटन में बैठकर लंबी लंबी कस ले रहा था। उसके अंदर का शोर तो शायद वो ही जानता था। उसका दिल बार बार रूही के पास जाने को कर रहा था, पर दिमाग नहीं, वो मुझे धोखा दे रही है, ये बोल वो शांत हो जाता है। कैसे मैं खुद को संभालूं? मेरा प्यार किसी और को चाहता है। क्या कमी थी मेरे प्यार में जो वो उसे भूल नहीं पाई? मैं तो सब भूलने को तैयार हूँ जो उसने मेरे भाई के साथ किया, पर ये मेरे पीठ पीछे अभय के मन ही मन में ये बात गूंज रही थी। अब आगे पूरी रात तो ऐसे ही गुजर गई। अभय रात के 3 बजे घर आया। उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था घर आने का। रूही भी अब तक सोई नहीं थी। उसके भी दिमाग में ये बात चल रहा था। अभय रूम में आया। रूही गेट खोलने की आवाज से उसे साइड देखने लगी। अभय अंदर आया, बिना उसे देखे वॉशरूम में चला गया। सुनिए, रूही अभय के पास चली गई। अभय ने बिना उस पर ध्यान दिए ही तकिए उठाया और रूम में बने स्टडी रूम में चला गया। अंदर से गेट लगा दिया। रूही बाहर से गेट पीट रही थी, सुनिए मेरी, पर अभय का कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग अभय जल्दी ही उठकर ऑफिस चला गया। रूही पूजा कर किचन में सबके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। बेटा अभय कहाँ गया? दादी ने पूछा। माँ, वो ऑफिस निकल गए, रूही ने कहा। ठीक है, उसे फोन कर देना, जल्दी आ जाएगा, ज्योतिष जी ने कहा। रूही ने सर कहाँ में हिला दिया। क्या हुआ बेटा? ज्योति जी ने रूही का लटका चेहरा देख कहा। कुछ नहीं माँ, रूही ने कह दिया, पर अंदर ही अंदर पता नहीं बहुत अजीब फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ होने वाला है। माँ आप लोग बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, रूही ने कहा। ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लगी। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। ज्योति जी ने अभय को कॉल कर घर आने को बोल दिया। सब हाल में ही बैठे हुए थे। चल बेटा तैयारी करते हैं नाश्ते की, फिर वो लोग आ जाएंगे तो तू अकेली परेशान हो जाएगी, ज्योति जी ने रूही से कहा। रूही ने हाँ में सिर हिला दिया। दोनों किचन में चली गई। अभय अपने केबिन में बैठा हुआ था, काम कर रहा था। उसका मन तो बस लग ही नहीं रहा था। उसके पास नियम एक कोरियर लेकर आया। सर यह आपके लिए आया है। क्या है इसमें? अभय ने कहा। सर किसी का नाम नहीं लिखा है, बस आपका नाम लिखा है, नियम ने कहा। तो चेक करना चाहिए तो क्या सिक्योरिटी को दे दो, अभय ने कहा। सर सब चेक कर लिया, नॉर्मल है, नियम ने कहा। रख दो, अभय ने कहा। नियम वहां रखकर चला गया। अभय अपने काम में इतना मशरूम हो गया कि टाइम का पता ही नहीं चला। 1 बजने को आ गए थे। नियम केबिन में आया। सर टाइम हो गया, मैडम कभी फोन आया था, नियम ने कहा। ठीक है तुम जाओ, मैं आता हूँ, गाड़ी तैयार करो, अभय ने कहा। नियम हाँ कहा और चला गया। अभय घर निकलने लगा। उसका ध्यान कोरियर बॉक्स में गया। उसने घर पर खोलने का सोचा और वह बॉक्स को उठा लिया। गाड़ी में बैठकर घर की ओर निकल गया। आर्यन बिल्ला में उसकी गाड़ी इंटर हुई। अभय अंदर आया। देवेश दिव्या किसी बात पर झगड़े कर रहे थे। दीपक जी, दादाजी और दादी जी वहीं सोफे पे बैठे हुए देखकर हंस रहे थे। उनके पास बाजू में व्हील चेयर में ऋत्विक बैठा सब देख रहा था। ज्योति जी और रूही किचन में खाना बना रही थी। किचन में रूही यही सब सोच परेशान हो रही थी कि वह घर पर कैसे बताएंगे सबको इतनी बड़ी बात उसने छुपी है। रूही का ध्यान ही नहीं था। वह पूरी
सेक रही थी। सेकते सेकते उसका ध्यान ही नहीं गया, हल्का सा तेल उसके हाथ पर गिर गया। आह! रूही की चीख सुन ज्योति से उसे देखने लगी। क्या हुआ बेटा? ला दिखा। ज्योति जी ने रूही का हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। रूही ने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। अगर उसका हाथ माँ देख लेती तो उन्हें चोट के बारे में क्या बताती जो रात को अभय ने हाथ पकड़ने से दिए थे। ज्योति जी को रूही का बिहेवियर थोड़ा अजीब लग रहा था। वो सुबह से कैसे हरकत कर रही है। बाहर हॉल में अभय फ्रेश होकर नीचे आया, वहीं सबके पास बैठ गया। एक गार्ड कुरियर लेकर अंदर आया। अभय को देखकर कहा, सर ये आप गाड़ी में भूल गए थे। अभय ने कुरियर देख याद आया। हाँ, वो तो उसे भूल गया था। अभय लेने जाता है, उससे पहले दिव्या देवेश लेने को दौड़ पड़े। ओ दोनों दौड़ लगाकर कोरियर गार्ड से छीनकर एक दूसरे के साइड खींचने लगे। अरे क्या कर रहे हो, फट जाएगी, दादाजी ने कहा। इससे बोलो छोड़ दे, दिव्या ने अपनी साइड कहा। नहीं तू छोड़ दे, दिवेश ने अपनी साइड खींच कहा। दोनों एक दूसरे के साइड खींच रहे थे। छीना छिपट्टी में कुरियर दो टुकड़ों में बट गया। कुरियर के फटते ही उसके अंदर का सामान सारे जगह फैल गया। कुरियर के अंदर कुछ फोटोज कागज थे जो पूरे हाल में बिखर गए। सब नीचे डाली फोटोज को देखने लगे। दिव्या ने एक फोटो उठाई, उसे देखा, उसके आंसू निकल आए। फोटो में सक्षम और रूही एक दूसरे के गले लगने की फोटोज थी, जिसमें वो दोनों गले लगे थे। एक में सक्षम रूही को कार में बैठा रहा था गोद में लेकर। कुछ फोटोज हॉस्पिटल की थी, जिसमें रूही सक्षम के बिल्कुल करीब में बैठी थी। ऐसे ही बहुत सी फोटोज थी जिसमें रूही के साथ अलग अलग लड़कों के साथ थी, जिसमें कोई उसे गोद में उठा रहा है, कोई उसे पकड़ रहा है। सब फुटेज को देखकर शॉक में होती थे। अभय की आंखें इस वक्त फोटोज को देखकर लाल हो गई थी। उसके चेहरे की पूरी नसें तन हो गई थी। ज्योति जी किचन से बाहर आई। चलो खाना रेडी है, नाश्ता भी बन गया है, लड़के वाले आते होंगे, रेडी हो जाओ सब, ज्योति जी ने आकर कहा। ज्योति जी ने सबको इतना शांत देखा, सबके पास आकर कहा, क्या हो गया? उनकी नजर दिव्या पर गई, जिसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। क्या हुआ तुझे? ज्योति जी ने दिव्या के पास जाकर उसके सर पर हाथ फेर कर कहा। दिव्या ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस हाथ में ली फोटोज देख रही थी। ज्योति जी ने फोटोज उसके हाथ से ले ली। वो भी ऐसे फोटोज देख रही के शौक में हो गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। रूही जो किचन में आ रही थी, उसने सबको शौक में दिखा तो उनके पास आ गई। क्या हुआ आपको? रूही ने पूछा। अभय ने उसे अपने साइड घुमाया और एक थप्पड़ उसके गालों पर जड़ दिए। रूही उसे थप्पड़ से संभल नहीं पाई, नीचे जमीन पर गिर गई। पर किसी को उसके ऐसा करने से जरा भी दिक्कत नहीं थी। किसी को भी नीचे गिरी रूही पर तरस नहीं आया। रूही अपने गाल पर हाथ रख अभय को देखा, फिर सबको जो उसे तिरस्कार भरी नजर से देख रहे थे। ऋत्विक को व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रूही तो थप्पड़ पड़ता देख वो अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश करने लगा। किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया। रूही की नजर गिरी हुई फोटोज पर गई। उसने वो फोटोज उठाई। वो खुद ऐसे फोटो देख शॉक में हो गई। ये फोटोज ऐसे नहीं है जैसे इन फोटोज में दिखाया गया है। ये सारी फोटोज झूठी है। रूही जल्दी से उठी और सबकी ओर देख कहा। किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। रूही दिव्या के पास आई, जो शॉक में आंसू लिए खड़ी थी। दीवी, मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। सक्षम मेरा, रूही ने बस इतना कहा था। दिव्या ने उसे अपने से दूर कर दिया। यही न तुम्हारा आशिक है और तुम दोनों मेरे साथ धोखा कर रहे थे। क्या कमी थी आपको यहाँ पर? पैसा बहुत है हमारे पास, तुम चाहती थी सब मिलता था।
तुम्हें पर नहीं, तुम मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर कर रही हो। श्री मिडिल क्लास वाली औकात दिखा दी। दिव्या ने गुस्से में रूही को खुद दूर कर धक्का देकर चीखते हुए कहा, नहीं दीदी दीदी मेरी बात सुनो। रूही ने फिर दिव्या का हाथ पकड़ कहा, क्या जीनू यही ही आपका और सक्षम का नाजायज संबंध है? दिव्या ने रूही का हाथ छटकाकर कहा। अभय की गुस्से में मुठ्ठियां कसकर रूही उसे समझने की कोशिश कर रही थी। अरे हम सब तुम्हें कितना प्यार करते थे, तुम्हारे लिए जान तक देने को तैयार थे, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मेरे ही प्यार को तुमसे छीन लिया, मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चला रही थी। क्या कभी भी तुम्हें? दिव्या ने गुस्से में कह दिया। रूही तो उसे समझने की कोशिश कर रही थी, पर मजला यह दिव्या या किसी ने भी उसकी बात सुनने से सहमत नहीं हुए। क्या दिखाकर फंसाया है सक्षम को? ये खूबसूरती या उसका पैसा देखकर तुम उसके पास चली गई, जैसे मेरे भाई को फंसाया था। दिव्या ने रूही को संझोरते हुए कहा। ये सब झूठ है। रूही भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली। वो आगे कुछ कहती, ज्योति जी ने उसे अपने साइड पलटा और रूही को कस कर एक थप्पड़ मार दिया। माँ रूही ने उन्हें देखकर कहा, नहीं हूँ तेरे जैसी बाजारू लड़की की माँ। ज्योति जी ने गुस्से में कहा, कितना प्यार दिया तुझे, इस घर की बेटी माना, पर तू तो इस घर की कुलछनी निकली, सारी खुशियां छीन ली। दादी जी ने भी रूही के ऊपर हाथ साफ कर दिया, मतलब थप्पड़ मार दिया। रूही को तो जैसे उनके शब्द सुन दिल को छिछली कर रही थी। उसके आंखों में आंसू आ गए, धारा निकलने लगी। कैसे वो सबको समझाए? इतना तो उसे तब नहीं लगा जब अभय को अपने दिल की बात कही थी और अभय ने उसका दिल तोड़ा था। देवेश ने रूही को देख कहा, छीन शर्म आ रही है, मैंने तुम जैसी लड़की को दोस्त समझा था। भाभी माँ समान होती है, पर तुम्हारे जैसी लड़की तो माँ का दर्जा देने की भी पाप है। नफरत हो रही है तुझे मुझे अब भाभी नाम से। दादा ने सबको चिल्लाकर चुप रहने को कहा। वो भी बहुत गुस्से में थे। उनके घर में ऐसी बहू थी, सोचकर शर्म आ रही थी। रूही को देख कहा, क्या इन सारे लड़कों को तुम जानती हो? सच चाहे झूठ कहा तो याद रखना, तुम इस घर से बाहर जाओगी। रूही ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। सबकी गुस्से में आंखें दहक उठी। रूही कुछ कहती, पर अभय ने उसका हाथ कास कर पकड़ा, खींचकर ऋत्विक के पास लेकर गया। कहा था न, मेरी फैमिली तो तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं जानी चाहिए। तुम्हारी वजह से आज मेरा दोस्त यहाँ इस हालात में है। अभय की बात सुन सब अभय और रूही को देखने लगे। अभय ने सबकी तरफ देखकर कहा, जानना चाहते हो आप लोग इसकी हालात कैसी हुई? अभय ने ऋत्विक की तरफ हाथ दिखाते हुए बोला। रूही तो स्तंभ खड़ी थी। अब किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। जब उसका खुद का प्यार उस पर भरोसा नहीं कर रहा तो कौन और किससे उम्मीद कर सकती? वो कोई पर भरोसा करे। ऋत्विक अपनी आंखों से न कहने लगा। और जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी। इस लड़की की वजह से इसने ही धक्का दिया था ऋत्विक को। इसका और ऋत्विक का पहले अफेयर था, इसने ही ऋत्विक पर गोली चलाई, जिससे वो जाकर खाई में गिर गया। अभय ने रूही के कंधे को पकड़ कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई इतना घिनौना काम करते हुए? दादी ने रूही का चेहरा अपने साइड किया। क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने तुम्हारा, जो मार ही दिया था? जिसको ज्योति ने कहा, शर्म कहाँ आएगी, बाजारू लड़की है। ये शर्म तो 10 में बांट दी होगी। दिव्या ने रूही को तरीस कर कहा। रूही को सबकी बातें सुन उसका दिल छिनली हो रहा था। मुझे ये बाजारू लड़की इस घर पर नहीं चाहिए, दिव्या ने कहा। इसे अभी यहाँ से निकल, हमें इस लड़की शकल भी नहीं देखनी। जितना पैसा चाहिए मुंह पर मार और
डाइवोर्स दे इसे अभी। वकील को कॉल कर ज्योति जी ने अभय से कहा। अभय ने रूही को देखा और कहा जरूरत नहीं, डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है। रूही ने अपनी नज़र अभय की तरफ कर कहा हाँ हाँ डाइवोर्स हो चुका है, कल ही तो अभय ने उसका साइन लिया थे डिवोर्स पेपर पे। निकलो, इसे घर से बाहर पंडित को बुला कर घर का पूरा सिद्धिकरण करवाने को बोलो। दादी ने कहा ये ऐसे नहीं जाएगी, इसे खुद धक्के मारकर निकालती हूँ। ज्योति जी ने कहा। रूही का हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगी। गेट के पास लाकर उसे धक्का देकर बाहर कर दिया। रूही उनके साथ खींची चली गई, जैसे उस पर जान ही न हो। कहते हैं न, सफाई उन्हीं दी जाती है जो तुम पर भरोसा करे। रूही उनके बाहर करने से नीचे जमीन पर गिर गई। ज्योति जी गेट बंद करने लगी तो गेट बंद करते उससे पहले किसी ने आकर हाथ रख दिया और धक्का देकर गेट खोल दिया। ज्योति जी ऐसा करने से 2 कदम पीछे हो गईं। अपने सामने खड़े सक्षम को देखा तो बहुत गुस्से में लग रहा था और उसने ही गेट पर हाथ रखा था। उसके हाथ नीलेश जी नीता और नीति भी थे। नीलेश जी नीता जी ने नीचे गिरी रूही को पकड़कर उठाया। उसके हालात देख उन्हें रोना आ गया। वो तो यहाँ जब आए थे, पर रूही वो बाहर निकलते देख समझ नहीं आया। जब वो गिरी और ज्योति जी ने गेट लगाया तब वो भागकर उसके पास आ गए। तुम्हें आशिक दिव्या वही गेट के पास आती हुई बोली। सबकी नजरें गेट पर गई। सारे बड़े तो जैसे शॉक हो गए नीलेश जी नीता जी को देख। दीपक जी बड़े बड़े कदम लेकर गेट के पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे। पीछे दादा दादी जी और ज्योति जी ने के भी। जिलेश दीपक जी के आंखों में आंसू और मुंह से ये शब्द निकला। नीलेश जी ने सबको देखा और अपनी जोर से आवाज में कहा मेरी बेटी की हालत ऐसी क्यों है। नीलेश जी ने जब रूही को बेटी कहा तो चारों बड़े शौक में हो गए। ओ तो ये आपकी बेटी है। दिव्या ने नीलेश जी को देख रूही को तरफ उंगली दिखा कर कहा। सब उसे दिखने लगे। आपकी बेटी एक बाजारू लड़की है जो 10 लड़कों के साथ अपना जिस्म बेचती है। दिव्या ने अपने हाथों को हिलाकर वो रूही को दिखा कहा। वो इसके आगे कुछ कहती नीता जी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। चुप, शर्म नहीं आती? एक लड़की होते हुए ऐसा दूसरी लड़की के लिए बोल रही हो? क्या किया मेरी बेटी? नीता जी ने दिव्या को देख कहा। हु आर यू? हु डियर यू? हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बहन पर हाथ उठाने की? दिवेश ने गुस्से में दिव्या के पास आते हुए कहा। जैसे तुम्हारी बहन की हुई मेरी बहन को बाजारू बोलने की। नीति ने भी गुस्से में देवेश को देखकर कहा। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गलत होते हुए भी अपनी बहन का साइड ले रहा था। देवेश यहाँ नीति को देख शौक में हो गया। फिर याद आया अभी नीति ने रूही को बहन बोला, मतलब ये दोनों बहन है। वो मतलब पूरी फैमिली प्लान में शामिल है। देवेश ने ऐसा कहा। किसी को कुछ समझ नहीं आया। सही है, जैसे बहन ने मेरे भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया और तुम मुझे फंसा रही थी। देवेश तालियां बजाते हुए बोला। सब उसे देखने लगे। मतलब क्या है इसका? प्रूफ चाहिए ना? रुको, दिव्या ने कहा और अंदर पड़ी फुटेज को उठाकर रूही के मुंह पर मार दिया। दिव्या सक्षम ने उसे ऐसे करते देख गुस्से में कहा। नाम मत लो मेरे अपनी गंदी जबान से। तुम्हारा चेहरा मेरे सामने आ गया, मेरे पीठ पीछे इसके साथ गुलछरे उड़ा रहे हो। दिव्या ने सक्षम को उंगली दिखा कहा। सक्षम को अब गुस्सा आ गया। उसने दिव्या को एक थप्पड़ मार दिया। दिव्या का चेहरा एक साइड हो गया। बहन है वो मेरी। सक्षम ने दिव्या और आर्यन फैमिली को देखा कहा। सक्षम की बहन सुन अब फिर
शौक हो गए। नीति ने गिरी फुटेज को उठाया जिसमें रूही अलग अलग लड़कों के साथ थी। भाई ये तो वही लड़के हैं, नीति ने सक्षम को देख कहा। सक्षम ने नीति के हाथ से फुटेज ले ली। ये रूही से कैसे मिला? सक्षम ने फोटो को देखा कहा। कौन? नीलेश जी ने कहा। विशाल सक्षम ने नीलेश जी को फोटो दिखा कहा। अभय तो जैसे सदमे में था, कहीं सक्षम भाई बहन है? जिस बात का डर था वही हुआ। रूही की जान को अब खतरा है। नीता जी ने कहीं को गले लगा कहा। चलो, नीलेश जी ने अपने परिवार को देख कहा। सब जाने लगे। रुको नीलेश, दीपक जी नीलेश जी के पास आते हुए कहा। तुम जिंदा हो, तुमने इतने सालों तक छुपाया, तुम्हें पता है हमने कितना ढूंढा तुम्हें। अब जब हम यहाँ आए तो पता चला तुम लोगों का एक्सीडेंट में तुम सब मारे गए। तुम्हें सही सलामत देख अच्छा लगा दोस्त, दीपक जी ने नीलेश जी को गले लगा कहा। नीलेश जी ने दीपक जी को दूर कर दिया। वो जाने लगे। ऐसा क्या हो गया जो तू मुझसे हम सबसे गुस्सा है? जिंदा रहते नहीं आया। और आज दीपक जी ने कहा मार गया वो दोस्त। उस दिन ही नीलेश जी ने कहा। कैसी बात कर रहा है तू? दीपक जी ने नीलेश जी से ऐसी बात सुन कहा। हाँ बेटा, हमने बहुत ढूंढा था तुम सबको, दादाजी ने कहा। उस एक्सीडेंट के बारे में पता भी किया था। ज्योति जी ने भी नीता जी को दिख कहा। बेटा, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम और परतोष जिंदा हो, अच्छा लग रहा है। तुम लोग इतने साल दूर क्यों थे? दादाजी ने कहा। कहा नहीं है परितोष, अब नीलेश जी ने कहा। दीपक जी उनकी ऐसी बात सुनकर लड़खड़ाने लगे। देवेश ने उन्हें पकड़ा। पूछे से कुछ गिरने की आवाज आई। सबकी नजरें पीछे चली गई जहां ऋत्विक नीचे जमीन पर गिरा था। जब उसे गिरा देख भाग कर उसके पास आ गए। नीलेश जी की ऋत्विक को देखा। अभय ऋत्विक के उठने को हुआ पर ऋत्विक ने अपने हाथ को उठाकर रोक दिया। वो सोफे का सहारा लेकर उठने लगा। सब उसे ये देख खुश हो गए। वो सोफे के सहारे से खड़ा हो गया। उसने नीलेश जी को देख हाथ से अंदर आने को कहा। नीलेश जी उसके बुलाने से अंदर आ गए। उसके पास आकर खड़े हो गए। ऋत्विक ने उसके गले लगा लिया और रोने लगा। नीलेश जी उसके सर पर हाथ फेरने लगे। सब अंदर आ गए सिवा रूही के। वो धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। गेट के पास आकर पलट कर बाहर निकल गई। फिर पलट कर एक बार भी नहीं देखा। वो सब चली जा रही थी, नहीं पता कहाँ। सब बस आंखों में आंसू लिए बस चली जा रही थी। नीता जी ने भी ऋत्विक को गले लगा लिया। उसके सर हाथ फेरकर माथे पर गाले पर किस कर लिया। अपनी ममता लुटने लगी। पापा, ऋत्विक ने अपनी टूटी फूटी जबान से शब्द निकले। नीलेश जी ने सर न में हिला दिया। बेटा, ऐसा क्या हुआ उस दिन जो तुम हमसे इतना रूठ गए, मिलने को भी नहीं आए? इतने साल क्या हुआ था? दादाजी ने कहा। नीलेश जी ने नीता जी को देखा। नीता जी ने अपनी पलकें झपकाकर हाँ कह दिया। नीलेश जी ने बोलना शुरू कर दिया। रूही चलते चलते एक सुनसान ही सी रोड में चली जा रही थी। उसका फोन बजा। उसने फोन को अपने कमर से निकला जो उसने अपने पजामे के पॉकेट में रखा था। हेलो रूही, उस साइड से सिया बोली। रूही ने खुद को कंट्रोल कर कहा, बोलो। अभी खबर आई है वो कुछ और बड़ा प्लान कर रही थी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, सिया ने अपनी जल्दबाजी की आवाज में कहा। रूही ने अपने आंसू पीछे और सिया से कहा, मैं आ रही हूँ, जेट रेडी करो, पर तुझे यहाँ खतरा न हो, सिया ने कहा।
जब सब खत्म करता हो रहा हो तो आज ये भी खत्म करते हैं। रूही ने थोड़ा इमोशनल हो कहा। सिया ने रूही की ऐसी आवाज़ सुनी तो कहा, क्या हुआ तुझे, ठीक है अभय? उसने कुछ कहा नहीं, मैं आ रही हूँ, गाड़ी भेजो मेरी लोकेशन में। रूही ने ये बोल फोन रख दिया। प्यार प्यार प्यार, साला मेरे प्यार की धज्जियां उड़ गई। रूही ने आसमान को देख कहा। थोड़ी देर वो वहीं खड़ी बस आसमान को देख रही थी। उसके सामने 4-5 गाड़ियां आकर रुकी। जीवन बाहर आया, उसके लिए गेट खोला। रूही गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी वहां से निकल गई। एक ऊंची माले वाली बिल्डिंग के बाहर रुकी। रूही उतरती और अंदर चली गई। पूरी बिल्डिंग गार्ड्स के सिक्योरिटी से भरी हुई थी। रूही लिफ्ट से ऊपर फ्लोर पर चली गई। वहां एक रूम में जाकर उसने कपड़े चेंज किए और सबसे ऊपर टेरेस पर चली गई, जहां पर एक जेट खड़ा था। मैडम सब रेडी है, पायलट ने कहा। रूही ने हाँ में सर हिला दिया और जेट में बैठ गई। जेट उड़ना शुरू हुई। रूही ने नीचे देखा, जहां उसे पूरा शहर दिख रहा था। जहां रही हुई इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए कहाँ पता नहीं, पर इस शहर ने मेरा आज सब छीन लिया। रूही ने मन ही मन में कहा। थोड़ी देर में उनकी फ्लाइट एक बड़ी होटल के टेरेस पर रुकी। रूही बाहर आई, अपने सामान सिया और रेहान को खड़ा दिखा, उनके पास चली गई। कहाँ मिलेगी वो? रूही ने स्ट्रिक्ट वॉइस में कहा। सिया और रेहान उसे कुछ बताने लगे। रूही ने हाँ में सिर हिलाया और चली गई। नीलेश जी ने बुलाना शुरू किया। मैं अब अगला पार्ट नीलेश जी के बोलने पर शुरू करूंगी, तो समझ क्या होने वाला है आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरा स्टोरी।